ओके, आर टुडेज लेक्चर इज अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। अब आपके पास कहाँ से ये कॉन्सेप्ट है कि बोहर की थ्योरी तक हम लोग ऑर्बिट की बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, मूव करता है। ठीक है, ऑर्बिट। अब एक न्यू वर्ड है आपके पास, ऑर्बिटल। ठीक है, ये डिफरेंट है। बोहर जहाँ मतलब बोहर अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी के जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसने उसको कहा था वो ऑर्बिट है। ठीक है, लेकिन अब जो आपके पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उस जगह को हम कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक, अब ये हमने ऑर्बिट से ऑर्बिटल की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि जब हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया था कि आप एक ही टाइम के ऊपर पोजीशन और वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 साइंटिस्ट थे, श्रोडिंगर, हेजनबर्ग और डेरेक। ठीक है, इन्होंने वर्क किया था और उन्होंने आपको वेव थ्योरी दी थी। ठीक है, हमने इस लेवल के ऊपर वेव थ्योरी पे नहीं जाना कि वेव थ्योरी क्या थी, जस्ट आप एक नाम बताया हुआ है कि एक इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक वेव थ्योरी दी थी ऑफ द एटम। ठीक है, द बेस्ट नोन ट्रीटमेंट इज दैट ऑफ श्रोडिंगर। ठीक, उसने एक वेव थ्योरी से एक वेव इक्वेशन, ठीक है, थ्योरी से इक्वेशन बनाई थी, वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर्स, although the position of electron cannot be found exactly, the probability of finding electron at certain position at any time can be found। उसने कहा था कि श्रोडिंगर ने जो ये वेव इक्वेशन बनाई है उसने कहा था कि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं लेकिन प्रोबेबिलिटी, चांसेस कि इस जगह के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूक्लियस है तो इस जगह ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ के ऊपर 90% यहाँ चांसेस हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं लेकिन चांसेस हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा एट एनी टाइम, आप उसको कैलकुलेट मतलब वो पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब जहाँ पे अब उसने कहा था श्रोडिंगर ने कि 90% चांसेस हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, विद इन एटम, एटम में ही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहाँ हो सकता है, अब उसको हमने कहा था कि वो आपके पास है ऑर्बिटल। ठीक है, तो आपकी बुक्स के अंदर ये ब्लू लाइंस में लिखा होगा द वॉल्यूम ऑफ स्पेस, आपके पास ब्लू लाइंस में होगा ये, द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देर इज 95% चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये ऑर्बिट से थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल। ऑर्बिट का वर्ड बोहर्स थ्योरी में यूज होता है, ऑर्बिटल अब हम ये यूज करते हैं वर्ड कि यहाँ पे 95%, हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता लेकिन यहाँ पे 95% चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे होगा, उसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, the term orbital should not be confused with the term orbit as used in Bohr's theory. The orbital can be regarded, अच्छा ऑर्बिटल के लिए और क्या वर्ड्स यूज हो सकते हैं, स्प्रेड ऑफ चार्ज सराउंडिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जहाँ पे स्प्रेड ऑफ चार्ज, चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, दिस इज ऑफन कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो ऑर्बिटल को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कह सकते हैं, स्प्रेड ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं कि श्रोडिंगर ने हमें कहा कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं फाइंड आउट कर सकते लेकिन प्रोबेबिलिटी है, 95% चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन आप उस जगह पे होगा। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब द सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन गिव्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वेव इक्वेशन ने हमें क्या दी थी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ गिवन स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस। ठीक, और वो स्पेस जहां पे उसने कहा था कि चांसेस हो सकते हैं, जब वो डिस्टेंस मेजर किया गया न्यूक्लियस से तो वो वही डिस्टेंस निकला जो कि हमने बोहर्स थ्योरी के अंदर रेडियस कैलकुलेट किया है फर्स्ट ऑर्बिट का। ठीक है, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज एट डिस्टेंस 0.053 नैनोमीटर। इट इज द सेम रेडियस एज कैलकुलेटेड फॉर द बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट। जो बोहर्स का फर्स्ट ऑर्बिट था, जब हमने वेव इक्वेशन से डिस्टेंस को कैलकुलेट किया तो ये भी वही निकला। ठीक है, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन इज आइदर क्लोज टू द, अब इसका मतलब बोहर क्या कहता था कि 0.053 के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि इधर चांसेस हैं कि 95%, इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, दिस देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन इज आइदर क्लोज टू द न्यूक्लियस और आउटसाइड द रेडियस। ठीक है, क्लोज भी हो सकता है, थोड़ा सा आउटसाइड भी हो सकता है, रेडियस ऑफ 0.053 नैनोमीटर, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस शार्पली। अच्छा, इससे आप ज़्यादा दूर जाते जाओगे यानी कि 0.053 से ज़्यादा दूर जाते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी, चांसेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इतने के ऊपर यहाँ पे 95% चांसेस, इससे ऊपर थोड़ा नीचे भी हो सकता है, लेकिन आप जितना ज़्यादा इससे वैल्यू से दूर जाते जाएंगे तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होती जाएगी।
ठीक है, ये वाला पैराग्राफ पहले आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ से इस पूरे में से आपने जो याद रखना है वो ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन, ठीक है, और इसमें और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, विच इज क्वांटम नंबर्स। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोहर के डिफेक्ट्स क्या थे कि जब हम लोगों ने जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनको मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो फर्दर स्प्लिट हो रहा था, ठीक है, फर्दर स्प्लिटिंग हो रही थी, फाइन लाइंस बन रही थी, वहां पे हमने स्टार्क और जीमैन इफेक्ट था। बोहर्स एटॉमिक मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि बोहर कहता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब हमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिटेल चाहिए थी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि इलेक्ट्रॉन विद इन एटम कि वो कहाँ पर होता है। तो उसके लिए हमारे पास अब 4 क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर जस्ट ऐसे ही है जैसे आप किसी का एड्रेस बताते हो कि उसका कौन सा सिटी है, ठीक है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा स्ट्रीट है, कौन सा हाउस नंबर है, ठीक है। ये क्वांटम नंबर्स इसी तरह से ही इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस बताते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। जैसे हम किसी का यू नो दैट अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ पर्सन कंप्राइजेज हिज नेम, सिटी इन विच ही लिव्स, ब्लॉक, स्ट्रीट, हाउस नंबर। तो हम इस तरह से कंप्लीट एड्रेस, अब इसी तरह से हमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है एटम के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें 4 क्वांटम नंबर्स चाहिए होते हैं। बेसिकली क्वांटम नंबर्स न्यूमेरिकल्स हैं, नंबर्स हैं 1 2 3, ठीक है। अच्छा जी, अब 4 क्वांटम नंबर्स कौन से हैं? There are four quantum numbers which can describe the electron completely. Electron की complete information देता है कि atom के अंदर वो कहाँ पे होगा. The first one is principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. ठीक है, principal quantum number को represent किया जाता है small n से, azimuthal quantum number को small l, magnetic quantum number small m, spin quantum number is represented with s. ठीक है, अब इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये मेन है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि जैसे हम बताते हैं ना कि कोई इंसान कौन से सिटी में रहता है, ठीक है, यह भी एक बड़ी चीज है सिटी। अब सिटी के अंदर बहुत जगह हो सकती है, इसी तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताएगा द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन बोहर्स एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय n, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय श्रोडिंगर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये उसने श्रोडिंगर ने कहा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो n से, और इसकी वैल्यू n की वैल्यू कभी भी नॉन जीरो नहीं होगी। नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, जीरो नहीं होगी। और पॉजिटिव इंटीजर्स अपॉन अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव यानी कि +1 +2 +3, ये माइनस में नहीं होगा, ये कभी जीरो में नहीं होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू हमेशा 1 से ऑनवर्ड और पॉजिटिव रहेगी, 1 +1 +2 +3 और इन्फिनिटी तक ये वैल्यू मूव करती है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल होती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट्स द शेल और एनर्जी लेवल्स, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया? शेल या एनर्जी लेवल, ठीक, इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है? शेल को KLMN, ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा KLMN, ठीक है, ये शेल्स है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है उसकी K शेल है, ठीक। n की वैल्यू अगर 2 होगी तो इसका मतलब है कि वो L शेल से, अगर 3 है तो इसका मतलब M है, अगर 4 है तो इसका मतलब है N है। The value of n also determine the location of electron in atom, that is the distance of electron from the nucleus, ठीक है। आपको ये लोकेशन बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कि जितना n की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब ये है कि वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस के साथ उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली n है नंबर ऑफ शेल्स, उतनी शेल्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n ऑल्सो डिटरमिन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, यानी n आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। इस तरह से हमें बेसिकली एटम का साइज भी पता चलता है, जितनी नंबर ऑफ शेल ज्यादा होती हैं उतना उसका साइज ज्यादा होगा। अगर 1 शेल है तो साइज छोटा है ऑब्वियसली, अगर उसकी 5 शेल्स हैं तो ऑब्वियसली एटम का साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो इट क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल एंड आल्सो प्रोवाइड अस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। तो
जोन सी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा हमें उसकी एनर्जी भी पता चलती है, ठीक है। जैसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हम उसको कहते थे ऑर्बिट, यहाँ पे अब उसको हम कहेंगे शेल, ठीक है। ऑल्सो प्रोवाइड अस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर शेल। बोहर्स रिजल्ट्स हेल्प अस टू नो द रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो बोहर्स का भी जो रिजल्ट थे वो हमें हेल्प करते हैं डिस्टेंस और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है आपके पास? नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। और शेल्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अगर फर्स्ट शेल हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से, ठीक है। लेकिन एन अगर की वैल्यू 1 हो तो उसको रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब है के शेल, फिर एल एम एन ओ पी, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास शेल्स हैं। द नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से। It has already been mentioned in the defects of Bohr's model that a spectrometer of high resolving power shows that the individual line in the spectrum is further divided into several very fine lines. अगर हम कहते हैं जी एटम जो है सिर्फ शेल्स में मूव कर रहा है तो वो हमारे पास जस्ट एक लाइंस आती स्पेक्ट्रम में, लेकिन जब हमने हाई रिजॉल्विंग पावर में देखा तो हमने देखा वो जो लाइंस थी इंडिविजुअल लाइन स्पेक्ट्रम की वो फर्दर डिवाइड हो रही थी वेरी फाइन लाइंस में। इसका मतलब है सिर्फ एटम जो है उस इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेल में नहीं होता, इसका और भी एड्रेस है, ठीक है। यानी कि कौन से ब्लॉक में है, ठीक है, या कौन से एरिया में है, ठीक। तो उसके लिए अब हमारे पास एक और क्वांटम नंबर है, उसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस थिंग कैन बी एक्सप्लेन, अब जो फर्दर लाइन स्प्लिटिंग हो रही थी हाई रिजॉल्विंग पावर के अंदर उसको एक्सप्लेन करने के लिए बाय सेइंग दैट ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, ठीक है। शेल के बाद अब क्या आ गई है? सब शेल्स। So only principal quantum number is not sufficient to explain the line spectrum. There is another subsidiary quantum number called azimuthal quantum number and is used to represent the subshells. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है शेल्स को, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है सब शेल्स, ठीक है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को खुद किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एल से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 3। और एल की वैल्यू कैलकुलेट किस तरह की जाती है? n-1, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से -1 कर देंगे। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खुद 1 है तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपके पास 0 हो सकता है लेकिन आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल नेवर बी 0, ठीक है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन n, ठीक है। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? n पे, क्योंकि n-1 आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर आता है। दीज वैल्यूज रिप्रेजेंट डिफरेंट सबशेल्स, ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट सबशेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं विच आर डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम के एल एम एन से करें, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स यानी सबशेल्स को किससे करेंगे? एस पी डी एफ, ठीक है, इनसे रिप्रेजेंट करेंगे। दे स्टैंड फॉर एस फॉर शार्प, P for principal, D for diffused and F for fundamental, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। एक तो ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा ये आप थोड़ी छोटी चीजें इनमें से एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं कि एस स्टैंड्स फॉर, तो वो आपके पास शार्प है, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल, ठीक है। ये एसपीडीएफ ये है, ठीक है। आगे उन्होंने मेंशन भी किए हुए हैं। These are the spectral terms used to describe the series of lines. वो जो further splitting हो रही थी उसको explain करने के लिए अब ये है the value of azimuthal quantum number always start from 0. ये हमेशा 0 से start होगी। principal quantum number कभी भी 0 नहीं होगा, azimuthal हमेशा 0 से start होगा। अब इस तरह किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? A subshell may have different shapes, ठीक है, depending upon the value of L. इट मे बी स्फेरिकल, अगर आपके पास एस होती है एस सबशेल तो इसका मतलब है ये स्फेरिकल है। पी अगर आपके पास है तो ये डम्बल, ठीक है, डम्बल शेप है, जैसे आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में भी देखा होगा, ठीक। उसके बाद आपके पास आ जाता है एस पी। डी जो है डबल डम्बल है, ठीक है। और जो एफ है ये आपके पास कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये शेप्स बता दी हैं आपको सबशेल्स की। द वैल्यू ऑफ एल इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ सबशेल्स एज फॉलो। अब एल की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर 0 आ गई है तो 0 इसके अंदर सबशेल कौन सी होगी? एस, ठीक है, यानी स्फेरिकल होगी। अगर एल की वैल्यू आपके पास आ गई है 1 तो इसका मतलब है पी सबशेल है, तो पी सबशेल डम्बल। अगर एल की वैल्यू 2 है तो सबशेल होगी डी सबशेल, और वो आपके पास डबल डम्बल होता है, ठीक है। या इसको लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड शेप।
और अगर L की वैल्यू आपके पास 3 होगी तो फिर आपके पास F सब शेल है, ठीक है। अब ये सारी अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर का रिलेशनशिप वो आपको बता रहे हैं कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सपोज करते हैं कि अब 1 है, ठीक है। इससे छोटा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता नहीं है। n अगर आपके पास 1 है, 1 का मतलब क्या है कि वो k शेल है, ठीक। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, n माइनस वन। तो ये 1 है तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा 0। 0 का क्या मतलब है कि इसकी सबशेल कौन सी होगी, s सबशेल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शुड बी कॉल्ड एस, इसको हम कहेंगे 1s, ठीक है। 1s क्यों कहेंगे, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ये शेल, ठीक है। और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का कौन सी सबशेल, कौन सी s, तो इसको हम कहेंगे 1s, ठीक है। उसके बाद अब अगर सपोज n की वैल्यू आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो इसकी शेल कौन सी हो गई, l शेल, ठीक है। और 2 माइनस 1 आप करोगे तो आपके पास आएगा 1। तो इसका मतलब है हमेशा इसने 0 से स्टार्ट होना है, तो l 0 भी होगा और l 1 तक भी जाएगा। अगर 0 है तो s सब शेल, अगर 1 है तो p सब शेल, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये हो गया 2s और ये 2p। तो ये आप इस तरह से इसको 2s और 2p, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे ही करते हैं, 1s 2s 2p, ठीक है। इसी तरह से ये आता जाएगा। अगर n की वैल्यू आपके पास 3 है तो इट्स मीन कि ये m सब शेल है, ठीक है। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब आपने इसको 2 तक लेके जाना है तो होगा 0 1 और 2। 0 में s सब शेल, 1 का मतलब p सब शेल, 2 का मतलब d सब शेल। तो ये क्या हो जाएगा 3s 3p और ये 3d, ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा जी, n अगर आपके पास 4 है तो 4 का मतलब n शेल है, और 4 माइनस 1 इसका मतलब आपने 3 तक जाना है, तो 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 आ जाएगा s, ये p, ये d और ये f, और ये किस तरह के 4s 4p 4d और ये 4f, ठीक है, ये इस तरह से। और एक चीज कि आपके हर एक जो सब शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आने हैं। जो एस सब शेल है होता है एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। पी के अंदर टोटल 6 होते हैं, डी के अंदर टोटल 10 होते हैं, एफ सब शेल के अंदर टोटल 14 होते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यूज लिखिए, इनसे कम हो सकते हैं, यानी कि एस के अंदर 1 भी हो सकता है लेकिन 3 कभी नहीं होगा। एस सब शेल में 1 हो सकता है लेकिन 3 कभी नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 2 की कैपेसिटी है। एफ जो है इसके अंदर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है लेकिन 15 कभी नहीं होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 14 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इन 1s 2s एक्सेट्रा द डिजिट रिप्रेजेंट, ये जो डिजिट है 1s ये 2s ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और l वैल्यू ऑल्सो enable us to calculate the total number of electrons। और ये जो s की वैल्यू s लिखा हुआ है 1s 2s, ये हमें बताते हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2 है 6 है 10 है और 14 है। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला इज 2, ठीक है, ब्रैकेट में 2l प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर l की वैल्यू आपके पास 0 है तो 0 प्लस 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 0 हो गया, ठीक है। 0 प्लस 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब है कि अगर L आपके पास 0 था तो इसका मतलब S सब शेल और S सब शेल के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और आप लोगों के अब क्वेश्चन आंसर्स